Hello friends, welcome back to the class of animal tissue. So myself Dr. Ravindra Dhote, director of Dr. Dhote's Academy Latur. लास्ट वीडियो में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन और उसके अंदर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के डिटेल्स पढ़ना हमने शुरू कर दिए थे। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में अभी तक हमने क्या कवर किया है, तो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम एंड सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, ये चार हम कवर कर चुके। अब आज का सबसे बड़ा और मेन टारगेट हमारे पास है बेटा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। सिंपल ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो बेटा जैसे नाम से पता चल रहा है कि ग्लैंड्यूलर, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब जब आप लोग ये वर्ड देखोगे ग्लैंड, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, सिक्रीशन। क्या मतलब होता है, सिक्रीशन। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी एक सिंगल सेल, मल्टी सेल्ड, टिश्यू, ऑर्गन जब कुछ सिक्रीशन की प्रॉपर्टी रखता है तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड। फिर वो सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंड रहने दो या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड रहने दो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। सो अब सर ग्लैंड्स के अंदर बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आपका जो सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, इसके अंदर नथिंग बट क्यूबॉइडल नहीं तो कॉलमनार सेल्स, दोनों में से कोई ना कोई होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लास्ट वीडियो मैंने सिखाया था क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में सिक्रीशन प्रॉपर्टी है और ग्लैंड को हम लोग सिक्रीशन के ही बेस पे सब कुछ पढ़ते हैं। अब बेटा ग्लैंड्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो वन बाय वन करके चलेंगे। सबसे पहली चीज, अब ये लोग कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं। अब ये जो कुछ भी बना रहे हैं उनको वो लोग बॉडी में पोर कैसे करेंगे, डालेंगे कैसे? ठीक है, मतलब सर क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसमें दो कैटेगरीज दी गई है। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सर ये नाम हमने स्कूल लेवल पे भी सुने हुए हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और दोनों में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, आप ध्यान रखेंगे। एक तो दोनों भी ग्लैंड है, मतलब कुछ ना कुछ तो बना रहे, लेकिन जो भी बना रहे अब उसको पोर कैसे कर रहे, बॉडी में सप्लाई कैसे कर रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेटा उसे कहा जाता है डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स, मतलब दे हैव अ सेपरेट पाइपलाइंस। मतलब सर उनके पास उनके सिक्रीशन को बॉडी से बॉडी में सप्लाई करने के लिए या बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दे हैव अ पाइपलाइंस, डक्ट्स, या आप उसे ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर इज ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज भी है। क्योंकि बेटा ये लोग जो भी बना, जैसे सलाइवा है, बाइल जूस है, ये जूसेस को हम लोग ट्रांसफर करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे थे, पाइपलाइंस का, डक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जहां पर भी आपको डक्ट्स मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट अबाउट दिस सर, ये बिल्कुल उल्टा चलेगा उसका बेटा, ये रहेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स। तो मतलब सर इनका जो भी सिक्रीशन है वो सिक्रीशन विदाउट किसी मतलब सेपरेट पाइपलाइन, उनकी खुद की अपनी कोई पाइपलाइन नहीं है, लेकिन वो लोग किसी ना किसी पाइपलाइन का जरूर सहारा ले रहे होंगे बॉडी में उनके सिक्रीशंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ना। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि सर इनका सिक्रीशन है क्या, तो बेटा इसे भी हम लोग जानते हैं, हार्मोन्स। क्या है बेटा, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आर नथिंग बट द केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल्स के बने हुए कुछ मैसेजेस होते हैं, क्योंकि हार्मोनल सिस्टम हमारी बॉडी का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। अब आपको अपनी पूरी बॉडी में अगर हार्मोन्स फैलाना है और पहुंचाना है तो बस एक ही जरिया है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन। मतलब सर इनके पास खुद की कोई पाइपलाइन नहीं थी, लेकिन हमारे बॉडी में एक रेडीमेड पाइपलाइन है जो पूरी बॉडी में फैली हुई है और उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ब्लड वो पूरी बॉडी में जा रहा है। तो जैसे कि हमारे ब्रेन के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो जो भी हार्मोन बनाता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। कैसे?
विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या उसकी तरह जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो अपने हार्मोन्स ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड उसको उसके टारगेट तक पहुंचा देता है। मतलब दे डोंट हैव देयर ओन पाइपलाइंस, लेकिन बॉडी में जो कॉमन पाइपलाइंस है वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब सर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिख देते, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एटसेट्रा, बहुत सारे हैं बेटा। ठीक है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड पूरा एक चैप्टर है हमारे पास। 11th एनसीईआरटी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब ये सब चीजें, ये ग्लैंड्स, इनके हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस, उनमें कौन सा हार्मोन्स है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके डिसऑर्डर्स क्या है, सब कुछ पूरा एक चैप्टर है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पर हम लोग अभी खत्म करेंगे और उसको उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हमारा पूरा फोकस क्या रहेगा बेटा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। अब बेटा हार्मोन्स छोड़ के बॉडी में जो कुछ भी बन रहा है, दे ऑल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब सर क्या क्या बन रहा है, हार्मोन छोड़ के ना बेटा। अब देखो उसके अलावा बन रहे हैं एंजाइम्स, ढेर सारे एंजाइम्स बनते, ढेर सारे जूसेस बन रहे हैं, कुछ वाटरी लिक्विड्स बन रहे हैं, लाइक एटसेट्रा। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट में इतना ही बता रहा हूं, जब भी आप बॉडी में कोई भी चीज सिक्रीशन सुनते हो और हार्मोन के अलावा उसका कुछ और नाम होता है, तो दे बिलोंग्स टू एक्सोक्राइन कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हमने पढ़ा है बेटा, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, सलाइवा, ये सब एक्सोक्रिनल ग्लैंड की प्रॉपर्टी थी बेटा। उसमें जो ढेर सारे आपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी पढ़े थे, सलाइवरी अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ट्रिप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन, ये जो भी सब आपने पढ़े थे वो सब इसकी प्रॉपर्टी थी बेटा। राइट, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अदर देन हार्मोन सिक्रीट करेगा और सेपरेट पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफर हो गए। सर एग्जांपल के तौर पे कुछ नाम लिख देते, तो सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके टीयर ग्लैंड्स भी होते बेटा, आपके जो आंसू आते तो टीयर ग्लैंड्स आपके आईज के पास होते, छोटे से ग्लैंड होते जो टीयर्स बनाते और पाइपलाइन के थ्रू वो आपके आंखों में डालते रहते। फिर आपका लीवर, सो लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आप याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए कि विच इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सो द आंसर इज लीवर। ठीक है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे और हैं। ओके, अब सर ये हो गए एनसीईआरटी बुक के हिसाब से दो कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। लेकिन सर अब इसके अलावा अगर हम रेफरेंस बुक्स देखते हैं तो सर तीसरी कैटेगरी भी है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ सिक्रीशन। सर तीसरी कैटेगरी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बॉडी में कुछ ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है, कुछ ग्लैंड्स एंडोक्राइन है और कुछ ग्लैंड्स इन दोनों का कॉम्बो है। मतलब सर पार्टली एक्सोक्राइन, पार्टली एंडोक्राइन। मतलब सर पार्टली डक्ट बेयरिंग है, पार्टली डक्टलेस है, पार्टली एंजाइम्स और जूसेस बना रहे, पार्टली हार्मोन्स बना रहे। याद दिलाओ कौन सा है, पैनक्रियास। पैनक्रियास में आपने देखा होगा बेटा कि इसके अंदर पैनक्रियाटिक जूसेस और एंजाइम्स भी बन रहे थे, पैनक्रियाटिक डक्ट भी थी और एक हिस्सा था उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसमें हार्मोन्स भी बन रहे थे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, ये सब बना रहे थे। मतलब जब एक ही ग्लैंड में दोनों भी प्रॉपर्टी है, एक्सोक्रिनल प्लस एंडोक्रिनल, ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर उसको लिख देता हूं बेटा, द थर्ड कैटेगरी जो एनसीईआरटी बुक में गायब है लेकिन हमको पढ़नी पड़ती है। सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। तो शब्द का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक। तो मिक्स्ड मतलब यहां पे दोनों की प्रॉपर्टी सर। सो इट इज पार्टली एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि 50-50% प्रॉपर्टी रहेंगी, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी रहेंगी। जैसे एग्जांपल मैंने पैनक्रियास दिया है, तो पैनक्रियास में 98% हिस्सा एक्सोक्रिनल है और 1-2% हिस्सा कौन सा था, एंडोक्रिनल, लेकिन था जरूर। तो बॉडी में अब ऐसे कितने हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है उसके नाम लिखना जरूरी। एक आप जानते हैं पैनक्रियास, बॉडी में वैसे बहुत कम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है, तो उसको मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, बाद में तो हम पढ़ेंगे। जैसे पैनक्रियास हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सब ग्लैंड्स का एक एक करके नंबर आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, सो जैसे सबसे पहला एग्जांपल है हमारे लिए पैनक्रियास।
अब ये पैनक्रियाज में मेरे को एमसीक्यू क्या बनाना है कि इसका एक्सोक्रिनल पार्ट कौन सा और एंडोक्रिनल पार्ट कौन सा है. सो एक्सोक्रिनल पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, दैट इज नथिंग बट उसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एसिनाए, और वो बनाते हैं बेटा अपना पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में मदद करेगा. ठीक है. फिर उसका जो एंडोक्रिनल पार्ट है बेटा वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और वो हमारे लिए बना रहे हार्मोन्स. अब सर इसके अलावा और कौन से ग्लैंड है बेटा? अपने गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. मतलब अगर मैं टेस्टिस की बात कर रहा हूं तो टेस्टिस के अंदर जो एक्सोक्रिनल और एंडोक्रिनल पार्ट कौन सा है? अब बेटा अभी हमने ये ग्लैंड्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्टिल ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th स्टैंडर्ड में आपका स्टार्टिंग का ही चैप्टर है, तब हम पढ़ेंगे. लेकिन अभी नाम तो लिख लेते हैं. क्या होता है टेस्टिस में जो एक्सोक्रिनल पार्ट है वो है टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और उसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या नाम है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके क्या बनने वाले? स्पर्म्स. मतलब स्पर्म्स आर द एक्सोक्रिनल सिक्रीशन ऑफ टेस्टिस, और ये स्पर्म्स को हम लोग डक्ट सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं. तो डिटेल्स अपने को तब आएंगे. एंडोक्रिनल पार्ट में इसके पास सेल्स है. जैसे इसके पास जो सेल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं लेडिक सेल्स. साइंटिस्ट का नाम है बेटा लेडिक सेल्स. तो इसमें जो हार्मोन बनता है वो कौन सा है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरॉन. तो मैं जानबूझ के आपको ये जो नाम, भले आपकी इनसे दोस्ती नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेडिक सेल आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इनसे दोस्ती कर लो. मैंने कहा था ना, जैसे जैसे सिलेबस आपको आगे बढ़ेगा ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएगी. तो टेस्टिस भी हेट्रोक्राइन है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन उसके हेट्रोक्रिनल सिक्रीशन है. ठीक है. अब सर ओवरी, इट्स अ फीमेल गोनैड. सो अब देखना है सर ओवरी में एक्सोक्रिनल और एंडोक्रिनल पार्ट क्या है. सर मुझे इतना तो समझ में आ गया कि टेस्टिस में एक्सोक्रिनल पार्ट स्पर्म है, तो ओवरी में क्या रहेगा सर? ओवम. अब लेकिन ओवरी के अंदर ये लोग सिक्रीट कौन कर रहा है? फॉलिकल्स होते हैं बेटा, डेवलपिंग फॉलिकल्स. राइट. तो क्या बना रहे? ओवम. अब सर एंडोक्रिनल पार्ट, एंडोक्रिनल पार्ट में दो फॉलिकल मेन है. एक होती है ग्राफियन फॉलिकल जो क्या बना रही है बेटा? इस्ट्रोजन हार्मोन. और एक होता है आपका कॉर्पस लूटियम. ये सब ओवरी के अंदर के स्ट्रक्चर से बेटा वो बनाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. सो फीमेल इज बेसिकली हैविंग अ टू सेक्स हार्मोन्स, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बट द मेल इज हैविंग ओनली सिंगल सेक्स हार्मोन, दैट इज अ टेस्टोस्टेरॉन. तो सर यार ये नाम है ना, हमने कुछ भी नहीं सुने अभी तक. ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस लूटियम, कुछ भी नहीं सुना हुआ है. लेकिन करे क्या बेटा? अभी अपने को नाम याद रखने एमसीक्यू टैकल करने के लिए, क्योंकि जब आप एनिमल टिश्यू के एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसके अंदर ये नाम आपको आ सकते हैं. तो एटलीस्ट नाम तो भी ध्यान रखो. तो ये जो फॉलिकल्स है, जब अपन ओवरी का कट सेक्शन पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, जब ओवरी का हम लोग कट सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर अपने को डिफरेंट फॉलिकल्स मिलते हैं. मतलब ऐसा ओवल शेप के रहते हैं, उसमें कुछ सिक्रेटरी सेल्स होते हैं. तो वो लोग, कुछ लोग ओवम बना रहे, कुछ इस्ट्रोजन बना रहे, कुछ प्रोजेस्टेरॉन बना रहे, वो देखना है. टेस्टिस का भी क्रॉस सेक्शन है हमारे सिलेबस में, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेडिक सेल्स, ये सब उसके अंदर आने वाला है बेटा. तो बेटा ये हो गए 3 हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स. अपने बॉडी में 3 ही है. सर आपने इतना डिटेल में पढ़ाया है, इसका मतलब ये है कि इस पे क्वेश्चन 101% आने वाला है. ठीक है. क्लियर हो गई यहां तक बात? तो बेटा हमने अभी पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम में पहली कैटेगरी. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन. तो मेन कैटेगरी तो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, और दोनों को मिला के तीसरी कैटेगरी बनी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. अब चलिए अगली कैटेगरी पे जाते हैं बेटा. ठीक है. अब अगली कैटेगरी ऐसी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. मतलब सर मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों से कहा था कि ग्लैंड्स को आप एक सिंगल सेल भी सिक्रीशन कर सकता है और ग्रुप ऑफ सेल भी कर सकता है. मींस आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड द मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स. ओके. चलिए अब इसका भी एक क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं सर. सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स, कितने सेल है उसके हिसाब से कैटेगरी. तो जैसे पहली कैटेगरी में आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड्स.
तो मुझे नहीं लगता किसी को ये समझाने की जरूरत है कि ये इसमें कितने सेल है, नाम से ही एकदम क्लियर कट है सर, सिंगल सेल ग्लैंड है। अब हमारे बॉडी में ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो एक ही सेल है लेकिन बहुत काम काम की चीजें बना रहा है। तो है बेटा हमारी बॉडी में कुछ एग्जाम्पल्स, लेट्स सी। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स और ऑल्सो नोन एज गॉबलेट सेल्स। ये तो आपके बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स में लगे हुए बेटा, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये सेल्स क्या होता है, कोई भी एपिथेलियम में बीच में छुप के बैठा रहता है, एक सिंगल सेल। जैसे स्टमक के अंदर बहुत सारा हम म्यूकस लगाते हैं। म्यूकस एक प्रोटीन का बना हुआ स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्लाइमी सब्सटेंस और विस्कस सब्सटेंस अपन बोलते हैं, राइट। लेकिन ये सब्सटेंस इतना काम का होता है कि ये ल्यूब्रिकेशन भी करके देता है और HCl से प्रोटेक्शन भी देता है बेटा उसको, ठीक है। मतलब सर ये म्यूकस काम की चीज है और वो एक सिंगल सेल ने बनाया हुई है। कुछ समझ में आया? मतलब सर इसके ये जो सेल्स है ना, इसकी पूरी ऐसी लेयर नहीं होती है कि लाइन से पूरे गॉबलेट सेल, ऐसे कभी नहीं होता है। जैसे लाइन से कॉलमनार सेल्स है, लाइन से क्यूबॉइडल सेल्स है। अब ये कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल के बीच में एक हाथ गॉबलेट सेल छुप के बैठा रहेगा, फिर थोड़ी दूर के बाद और एक गॉबलेट सेल छुप के बैठा रहेगा। मतलब ये रेगुलर इंटरवल पे रहते, डिस्टेंस पे रहते। तो इसका जो सिक्रीशन है बेटा वो है एक्चुअल में म्यूसिन। द ओरिजिनल सिक्रीशन ऑफ दिस गॉबलेट सेल इज म्यूसिन। लेकिन म्यूसिन है ना बहुत ही ज्यादा स्टिकी है। देख एग्जांपल ले, जैसे फेविक्विक होता है, बहुत ही स्टिकी होता है, जैसे चुटकी में चिपक गया, राइट। तो ये फेविस्टिक जो रहेगा बेटा ये बहुत ज्यादा स्टिकी है। लेकिन मुझको है ना थोड़ा कम स्टिकी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगा और इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगा। तो ओरिजिनल सिक्रीशन वाज म्यूसिन, लेकिन इसमें हमने थोड़ा पानी डाल के इसको डाइल्यूट कर दिया और क्या बना दिया बेटा, म्यूकस, लाइक अ फेविकॉल। अब इतना हमारे लिए सही है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब अगर मैं लोकेशन की बात करूं, लोकेशन तो बॉडी में हर जगह है सर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एटसेट्रा, मेजॉरिटी जगह पे रखा हुआ है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस? तो जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूकस कैसा है, प्रोटीन का बना हुआ है सर, विस्कस है मतलब थोड़ा गाढ़ा रहता है सर, और स्टिकी है, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी, चिपचिपा है। तो ये हमें क्या क्या करके दे रहा है सर? तो सर इसका अगर हम फंक्शन लिखे तो ये मल्टीपर्पस है। कई जगहों पे ये ल्यूब्रिकेंट बोल के इस्तेमाल हो रहा है, ल्यूब्रिकेशन मतलब फ्रिक्शन नहीं होने देगा चीजों में, ठीक है। और कई जगहों पर ये एसिड से बचाने का काम कर रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम HCl एक्शन, जैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सर ये दो फंक्शन इसके हो गए सर यहां पे। तो यहां तक बात समझ में आई आपको बेटा? तो ये है गॉबलेट सेल्स, राइट। अब ऐसी एक और सेल्स होते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस से बनाते हैं लेकिन पानी की तरह बनाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए उनको भी हम लोग एनलिस्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये पहला तो आपको समझ में आएगा, म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल। इसको एक और नाम देते हैं म्यूकोसाइट्स, मतलब सेल विच सिक्रीटिंग अ म्यूकस, दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूकोसाइट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास सीरस सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जो सीरस फ्लूइड बनाते हैं, मतलब सर पानी की तरह लिक्विड, ठीक है। नाउ दिस सीरस सेल्स इज ऑल्सो नोन एज सेरोसाइट्स, ठीक है। तो बेटा सिक्रीशन इनका क्या हो गया, सीरस फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड है इट्स अ वाटरी फ्लूइड, पानी की तरह होता है, थोड़े से मिनरल्स वगैरह रहेंगे, बाकी ज्यादा स्टिकीनेस नहीं रहेंगी इसके अंदर। सर कुछ एग्जांपल दीजिए। लोकेशन बेटा आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में जो अपन पढ़े थे ना क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कुन, तो वो लोग क्या बना रहे थे, इंटेस्टिनल जूस, सक्कस एंटेरिकस, और वो जूस एकदम पानी की तरह था सर, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब बेटा ये जो सीरस सेल्स और मैंने इसके पहले जो पढ़ा है म्यूकस सेल्स, कभी कभी इन दोनों के भी कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। जैसे एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड को मिला के बन गया था मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को मिला के बन गया था हेट्रोक्राइन। तो वैसे यहां पर सीरस सेल्स और म्यूकस सेल्स को बना के एक नई कैटेगरी बन गई थी जिसको हम बोलते थे मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब आपके पास कुछ ऐसे भी सेल्स है जो दोनों भी बना सकते हैं, समझ रहे हो?
मतलब स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस और पानी की तरह लिक्विड भी। सो मिक्स्ड ग्लैंड ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गॉबलेट सेल प्लस सीरस सेल। अब बच्चे क्या सोचते सर यहां तो दो दो सेल हो गए, तो ये तो यूनिसेल्यूलर में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, एक ही सेल है जो दोनों भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर सर आपको म्यूकस भी मिल रहा है और प्लस सीरस फ्लूइड भी मिल रहा है। सर एनी एग्जाम्पल? बिल्कुल है बेटा, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा थोड़ा सा स्टिकी होता है, आप कभी ऑब्जर्व करो, एकदम पानी की तरह थोड़ा स्टिकीनेस होती है उसमें। और दूसरा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस बनाने के साथ साथ वो लोग म्यूकस भी बना रहे थे और वो उनके लिए जरूरी था बेटा, ठीक है। तो ये हो गए यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। क्लियर हो गई बात? अब सर बच्चे ये सोचते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ये सिंगल सेल ग्लैंड थोड़ी ना है सर। इस ग्लैंड के अंदर तो बहुत सारे सेल है। आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमको तीन तीन सेल पढ़ाए थे, पेप्टिक सेल, देन पैराइटल सेल्स, म्यूकस सेल्स। बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं, ग्लैंड बड़ा है, उसके अंदर एक एक सेल कुछ ना कुछ बना रहा है। मैं एक सेल पे फोकस कर रहा हूं, पूरे ग्लैंड पे नहीं कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम्पल लिखते समय मुझे एक सेल नहीं पूरा ग्लैंड ही लिखना पड़ता है। अब पैरोटिड ग्लैंड कितना बड़ा ग्लैंड है, उसमें तो कई हजारों सेल रहेंगे, लेकिन उसमें से एक सेल सिक्रीशन प्रॉपर्टी रख रहा है, मैं उस सेल के ऊपर फोकस कर रहा हूं बेटा। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब हो गया यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब हमको आगे बढ़ना है बेटा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के अंदर। और नाम से एकदम क्लियर है चीज है कि इसमें अब आपको ढेर सारे सेल्स आने वाले, लेकिन डोंट वरी, हमको सारे सेल्स नहीं पढ़ने। अब मल्टी सेलुलर ग्लैंड का जो क्लासिफिकेशन है ना, थोड़ा सा वो अलग बेस पे किया जाता है। चलिए पहले क्लासिफिकेशन सीख लेते, फिर उसके अंदर ढेर सारी इंफॉर्मेशन है हमें गैदर करने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा बेटा। अब देखिए मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। अच्छा, एक चीज आप फोकस कीजिए बेटा, मैंने अभी जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स पढ़ा रहा हूं, पहले जो यूनिसेलुलर पढ़ा है वो भी एक तरह से सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, क्योंकि सबका सिक्रीशन हार्मोन छोड़ के था। समझ रहे हो? मतलब मैं अभी एक्सोक्राइन ग्लैंड को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझ लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मैंने कहा था ना एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग अगले मतलब जो चैप्टर आएगा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आएगा अपने को लास्ट चैप्टर 11th एनसीईआरटी बुक का, तो तब हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो भी समझा, जितने मैंने अभी यूनिसेलुलर और मैं मल्टी सेलुलर बनाने जा रहा हूं, दैट इज ऑल ऑफ कैटेगरीज ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमको एक्सोक्राइन ग्लैंड इसी चैप्टर में पढ़ के खत्म करना है बेटा, ओके। अब सर मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कैटेगराइजेशन, और ये कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर ग्लैंड एंड सैक्युलर ग्लैंड। अब क्या रहता है बेटा, जैसे मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी पढ़ रहे हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है सर? डक्ट बेयरिंग ग्लैंड्स है। और सर ये लोग जो है ना, इनके पास सिक्रेटरी पोर्शन भी होता है और सर ट्रांसपोर्टिंग पोर्शन भी होता है। आप ध्यान देंगे मेरी बात, पहला समझाता हूं। जैसे आपने कहा ट्यूबुलर ग्लैंड, इसका शेप क्या होगा? ट्यूब की तरह। और ये लिखा आपने सैक्युलर ग्लैंड, इसका शेप क्या होगा? एक सैक की तरह। अब सर इसके ट्यूबुलर पार्ट में दो हिस्से रहेंगे, एक सिक्रीट करने वाला और एक ट्रांसपोर्ट करने वाला। लेट्स सी। जानबूझ के दो अलग कलर में बनाया है बेटा। अब आप देख रहे होंगे कि ये पूरा एक ट्यूब शेप है। अब इसमें ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया, दिस इज द सिक्रीटरी पार्ट। ये क्या है? उसका सिक्रीटरी पार्ट। अब ये जो कुछ भी सिक्रीट करेगा वो उसकी मर्जी है। और ये क्या है? उसका डक्ट, मतलब ट्रांसपोर्टिंग पार्ट। और अंदर से दोनों जगह सेल्स लगे हुए बेटा अपने, एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशन करने के लिए, डक्ट में भी लगे हैं ताकि कुछ सेल्स कभी कभी ट्रांसपोर्ट करने में भी जरूरत पड़ती है, और सिक्रेटरी पार्ट में भी लगे हुए क्योंकि यहां तो हमको सिक्रीशन करना पड़ेगा। इंटरनली लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल्स। अब अंदर से क्यूबॉइडल सेल्स है कि कॉलमनार सेल्स है वो नहीं जानते, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा ड्यू टू द सिक्रीशन प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा, सिक्रेटरी पार्ट, डक्ट पार्ट, ये हो गए ट्यूबुलर ग्लैंड। अब इसमें कई सारे ब्रांचेस वगैरह बन सकते हैं बेटा, लेकिन जब भी अब याद रखना, आप जब भी मैं ब्लू कलर में बनाऊंगा वो हमेशा क्या रहेंगे? डक्ट।
और ब्लैक कलर में बनाऊंगा वो हमेशा करेंगी सिक्रेटरी पार्ट। ये आप याद रखना, क्योंकि अभी हमको ट्यूबुलर ग्लैंड का भी क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके अंदर ढेर सारे आते हैं बेटा, अभी आप एक एक करके पढ़ोगे, पहले बेसिक से चलते। चलो यहां पे भी ड्रॉ करते हैं बेटा। अब सर इसकी डक्ट तो मैंने ऐसी बना दी, लेकिन सर इसका जो सिक्रेटरी पार्ट था, इट कुड बी लाइक दिस, लाइक अ सैक। ठीक है, तो सर सैक्युलर ग्लैंड्स कुछ इस तरह से रहेंगे, मतलब पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बेटा, विदाउट डायग्राम कुछ नहीं समझेगा। सो ये हो गया उसका सिक्रेटरी पार्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी कौन सा पार्ट बेटा? डक्ट। तो समझ रहे हो क्लासिफिकेशन का बेस, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, देयर शेप, ट्यूब्यूलर, सेक्युलर। अब इनमें ब्रांचिंग है, कुछ सीधे है, कुछ कॉइल्ड है, और फिर ये ग्लैंड्स बॉडी में कहां पाए जाते हैं, मतलब उनके लोकेशंस, वो एमसीक्यू है। तो एक एक करके हम निपटाएंगे। पहले देखते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड, उसके बाद सेक्युलर ग्लैंड देखेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक? सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूबुलर ग्लैंड बेटा। ट्यूबुलर ग्लैंड में चार कैटेगरी, सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड एंड कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। और ये बॉडी में कहां कहां पाए जाते हैं उसको मैंने लिखा भी है यहां पे। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैंने अभी अभी बताई थी वो आप भूले तो नहीं ना? ब्लू कलर में जो ड्रॉ किया गया है वो क्या है? डक्ट। और ब्लैक कलर में जो ड्रॉ किया गया है वो क्या है? सिक्रीशन। आप चाहे तो मैं वापस से लिख देता हूं कि ये क्या होगा उसका? सिक्रीटरी पार्ट। ठीक है, और ये क्या रहेगा उसका? डक्ट पार्ट। ठीक है, तो इतना आप कंफ्यूजन मत करना। अब सर ऐसे स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड बॉडी में कहां पर है? तो बेटा क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन। सो व्हाट इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन? दैट्स नथिंग बट इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बेटा, ये और कुछ नहीं, आपके इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो बेटा एमसीक्यू में आ सकता है हाँ, कि क्रिप्ट्स ऑफ लिबर्कन इज विच टाइप ऑफ ग्लैंड? तो ये चार ऑप्शन आ जाएंगे, आपको पहचाना पड़ेगा। तो ये एक तो सिंपल है, स्ट्रेट है, और शेप क्या है बेटा? ट्यूबुलर शेप है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए क्या लिखा है? सिंपल कॉइल्ड। पहले यहां पे स्ट्रेट था तो सीधा, अब कॉइल्ड। लेकिन कॉइलिंग हुई किस में? इट इज इन द सिक्रेटरी पार्ट। ये जो गोल 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 हुआ है, इट इज इन द सिक्रेटरी पार्ट, उसके अंदर हुई है। देखो बेटा, जब तक वर्ड सिंपल है तो कोई ब्रांचेस बनाने की गरज नहीं है, राइट? क्योंकि उसके आगे ब्रांचिंग लिखना पड़ता है। और अगर आगे जो लिखा है, जैसे स्ट्रेट लिखा है तो सीधा बनाओ, कॉइल लिखा है तो गोल गोल बनाओ। अब एग्जाम्पल बेटा, आपकी स्वेट ग्लैंड्स, मतलब आपकी स्किन में होते हैं, जिससे आपको पसीना आता है ना, स्वेट, उसके तो ये उस टाइप के। तो स्वेट ग्लैंड इज अ सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड्स भी हमारे सिलेबस में, बट इट इज प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इसको। अब देखिए, आ जाइए, यहां पे लिखा है ब्रांच्ड। लेकिन आप डायग्राम में ऑब्जर्व कीजिए, ब्रांचिंग किधर है? इट इज इन द सिक्रेटरी पार्ट ओनली। क्योंकि जब तक वर्ड सिंपल है, जब तक वर्ड सिंपल है, तो डक्ट पोर्शन में ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड मींस डक्ट सीधी रहेंगी, और आगे ब्रांच लिखा है तो सिक्रेटरी पार्ट में ब्रांच होगा। तो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो देखिए बेटा एग्जांपल, ब्रूनर्स ग्लैंड, कुछ याद आ रहा है? इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोस ऑफ द डिओडिनम, मतलब दैट इज द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, और जो म्यूकस बनाने का काम करते थे। दूसरा आपके स्टमक के ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और तीसरा यूटेराइन ग्लैंड्स। यूटेराइन, यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है बेटा, जिसके अंदर 9 महीने बेबी रहता है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा रहता है, और बच्चा 9 महीने उसके अंदर रहता है। और वो जो यूट्राइन ग्लैंड है, बच्चे का नरिशमेंट करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन देते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बना रहे, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या बना रहे थे बेटा? आपका म्यूकस बना रहे थे। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देख अगली कैटेगरी, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। सी द वर्ड इज कंपाउंड। अभी तक सिंपल था, पहली बार शब्द कंपाउंड आया। कंपाउंड शब्द आ गया मतलब डक्ट में भी ब्रांचिंग है, और कहां पर ब्रांचिंग रहेंगी? इनटू द सिक्रेटरी पार्ट। देख, जब तक सिंपल वर्ड था, डक्ट में ब्रांचिंग हुई नहीं। सिंपल के बाद तूने ब्रांच लिखा, तो ब्रांचिंग सिर्फ सुने किसमें की? सिक्रेटरी पार्ट में। लेकिन यहां पे तूने सिर्फ एक ही शब्द लिखा, कंपाउंड। तो कंपाउंड शब्द का यहां पे मतलब होता है ब्रांचिंग एवरीवेयर। इट इज ब्रांच इन द डक्ट। देखो डक्ट यहां पे आके ब्रांच हो गई, और सिक्रेटरी पार्ट में भी ब्रांचेस बन गए। मतलब सिंपल ब्रांच लिखा है तो ओनली ब्रांचिंग इन द सिक्रेटरी पार्ट, और कंपाउंड लिखा है तो ब्रांचिंग एवरीवेयर। ये आपको याद रखना। ना एग्जांपल,
ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा, हमने जो पढ़े हुए हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके अलावा देखो एक और एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड्स, लेकिन किसके? एग लेइंग मैमल्स, मतलब हर एक मैमल्स के नहीं। जैसे हम लोग अंडे देने वाले मैमल्स नहीं बेटा, हम लोग वीवी पेरस है, हम लोग ओवी पेरस नहीं। हम लोग अंडे नहीं देते, हम लोग डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। तो एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं? ये आपको बेटा किंगडम एनिमेलिया में आता है, फिर भी मैं एक बता देता हूं, डक बिल प्लेटिपस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग लेइंग मैमल। तो बेटा एग लेइंग मैमल्स के जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर आपको कौन से ग्लैंड मिलेंगे? कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो मतलब अब सर फंक्शन क्या रहेगा? सर मैमरी ग्लैंड है तो मिल्क सिंथेसाइज करेंगे, वही फंक्शन है। सलाइवरी ग्लैंड है, क्या सिंथेसाइज करेंगे? सलाइवा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ना शेप है ग्लैंड के, मतलब ये अंदर से होते हैं। मैमरी ग्लैंड भले ही बाहर से कैसे भी दिखे, लेकिन उसके अंदर जो सिक्रेटरी पार्ट है उसमें ऐसी ब्रांचिंग अपीयरेंस है। और वो लोग क्या बना रहे हैं वो तो अलग किस्सा है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बना रहे हैं और इसमें मिल्क बना रहे हैं। क्लियर है? तो बेटा देखो, जब तक सिंपल शब्द था तो डक्ट में ब्रांचिंग नहीं होंगी, जैसे कंपाउंड शब्द आया डक्ट में ब्रांचिंग होंगे। अब सिंपल के आगे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लिखा है तो सिक्रेटरी पार्ट स्ट्रेट बनाओ, कॉइल्ड लिखा है सिक्रेटरी पार्ट कॉइल्ड बनाओ, ब्रांच लिखा है सिक्रेटरी पार्ट ब्रांच बनाओ। क्लियर है? एमसीक्यू क्या है सर? ये सारे एग्जांपल्स बिल्कुल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड? ये एग्जांपल्स रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड? एग्जांपल्स रहेंगे। और ये आता है बेटा। सर एनसीईआरटी बुक में इतना सब कुछ नहीं दिया है बेटा, एनसीईआरटी बुक में सिर्फ नाम दिया है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। उन्होंने नाम भी दे दिया ना तो हमको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और नीट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। अब चलिए बेटा, जिस तरह से हमने ट्यूबुलर ग्लैंड पढ़ा है वैसे ही सेम तरीके से हमको पढ़ना है सेक्युलर ग्लैंड। ऐसे ही उसका भी रहेगा 4 कैटेगरीज, उसमें भी एग्जांपल रहेंगे और उसके भी हमको डायग्राम्स बनाने हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्युलर ग्लैंड्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्युलर ग्लैंड्स बेटा। अब सेक्युलर ग्लैंड में भी 4 कैटेगरी जैसे ट्यूबुलर ग्लैंड की थी। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेक्युलर ग्लैंड्स, तो सिक्रेटरी पार्ट सैक लाइक है, ये जो आपको दिख रहा है, और ये डक सिस्टम है बेटा। फिर भी एक बार मैं लेबलिंग कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ब्लू कलर में जो बनाया है वो डक्ट रहेगा, ट्रांसपोर्टिंग पार्ट, और जो ब्लैक कलर में बनाया है बेटा दैट इज गोइंग टू बी द सिक्रेटरी पार्ट। ओके, तो बेटा इसमें अब सिंपल सेक्युलर दिखा है, सिंपल स्ट्रेट, सिंपल कॉइल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा सीधा सीधा अपना ग्लैंड रहेगा, और इसका एग्जांपल हमने लिखा है क्यूटेनियस ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग। सर इंसानों में नहीं था? नहीं था बेटा, तो इसलिए फ्रॉग से एग्जांपल लिया। और क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन। कभी भी आप एक ऑब्जर्व करो, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो हमेशा से चमकदार होती है, शाइनिंग करती रहती है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड, क्योंकि ये ग्लैंड म्यूकस, एक्चुअली आप इसे म्यूकस ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग भी बोल सकते हो। बस वो म्यूकस ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? उसकी स्किन में, और उसकी स्किन में म्यूकस बनाते हैं और वैसा शाइन करते रहता है हमेशा, हमेशा उसकी स्किन में एक मॉइस्चर दिखता रहता है बेटा। तो फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड, तो बेटा नाम पे ध्यान, ब्रांच्ड, लेकिन सिंपल दिया है। तो डक्ट सीधी रहेंगी, ब्रांचिंग किस में होगा? सैक लाइक पोर्शन में। तो ये पूरा सैक लाइक ब्रांचिंग पोर्शन है। और एग्जांपल बेटा सिबेशियस ग्लैंड, मतलब बेटा जैसे आपके स्किन में स्वेट ग्लैंड था जिससे पसीना आता था, तो उसी स्वेट ग्लैंड के बाजू में एक सिबेशियस ग्लैंड होता है जो ऑयल बनाता है बेटा। हम लोग बोलते हैं ना किस किस की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अब ये ऑयल आता कहां से? ग्लैंड्स। जैसे चेहरे पे कई बार बहुत ज्यादा ऐसे चिपचिपा ऑयल आ जाता है, तो ग्लैंड्स है बेटा, सिबेशियस ग्लैंड ये लोग बनाते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में, बट अगेन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड दे बोथ आर द स्किन ग्लैंड्स, मतलब हमारी बॉडी की क्यूटेनियस ग्लैंड है। क्यूटेनियस मतलब स्किन बेटा। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखिए। नाउ कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड्स, बेटा कंपाउंड वर्ड सिखाया था मैंने। अब ब्रांचिंग का है एवरीवेयर, डक सिस्टम में भी ब्रांच रहेगा, सेक्युलर सिस्टम में भी ब्रांच रहेगा। तो देखो डक की ब्रांचिंग हो गई और सेक्युलर सिस्टम की भी ब्रांचिंग हो गई। तो एग्जांपल बेटा ह्यूमन मैमरी ग्लैंड्स। इसके पहले हमने देखा था मैमरी ग्लैंड्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स, लेकिन यहां मैंने जानबूझ के मैमरी ग्लैंड्स के नाम सामने ह्यूमन लिख दिया, मतलब कोई शंका नहीं चाहिए कि इंसानों के मैमरी ग्लैंड्स की बात चल रही है। ठीक है, नाउ लास्ट कैटेगरी इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एंड द सेक्युलर ग्लैंड। मतलब सर इसमें दोनों मिक्स हो गए, मतलब ट्यूबुलर ग्लैंड का भी हिस्सा आ गया, सेक्युलर का भी आ गया, और वर्ड कंपाउंड दिया है, इसका मतलब ब्रांचिंग इज एवरीवेयर। देखो सबसे पहले जो डक्ट थी वो ब्रांच हो गई। अब उसके बाद जो आपने ये बनाया एकदम ऐसे स्ट्रेट, तो ये क्या है बेटा? आपका ट्यूब लाइक पोर्शन, द ट्यूबुलर ग्लैंड। और उसके आगे जो आपने ये बनाया ये क्या हो गया बेटा? सेक्युलर।
मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ग्लैंड्स, ट्यूबुलर एंड सेक्युलर। और इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा? काउपर्स ग्लैंड इन मेल्स एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड्स इन फीमेल। सर ये तो पहली बार ही सुन रहे बेटा। ये जो दोनों भी मैंने नाम लिखे हैं ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे बिलोंग करते हुए। अब बेटा ये काउपर्स एंड बार्थोलिन ये साइंटिस्ट के नाम थे, उन्होंने डिस्कवर किया करके ऐसे नाम पड़े। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो बेटा अगेन द सेम थिंग, एमसीक्यूज एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन सी कैटेगरी को? सर ये डायग्राम पे क्वेश्चन आने वाला है, बहुत रेयरली आता है, लेकिन एग्जाम्पल पे आता है, कॉमनली आता है। लाइक ह्यूमन मैमरी ग्लैंड्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड्स। काउपर्स ग्लैंड, that is a compound tubular secular glands. Oil glands, that is a simple branch secular glands. Frog के स्किन के ग्लैंड्स सिंपल सेक्युलर ग्लैंड्स। समझ में आ गया? तो बेटा यहां पर सबसे बड़ा टास्क यही है कि ये लोग कहां पे प्रेजेंट है। कुछ नहीं बेटा, आपको एक पेज लेना है, उस पे लिस्ट बनानी है, ट्यूबुलर ग्लैंड, सेक्युलर ग्लैंड। अभी तो मैंने पूरा डायग्रामेटिक एक्सप्लेन किया, लेकिन आप एक पेज पे एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे स्क्वायमस एपिथेलियम किधर है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम किधर है, कॉलमनार एपिथेलियम किधर है, सीलेटेड किधर है, वैसे ये लोग भी किधर है, उसकी सबकी एक लिस्ट बनाएंगे, एक ही पेज पे सब आ जाएगा। सिर्फ कौन कहां प्रेजेंट है उतना लिखते चलो, और रोज उठते बैठते दिन में से 10 मिनट उसको देखना। रोज वो पेज उठाना, उतना पढ़ना, रख देना, रोज पेज उठाना, उतना पढ़ना, रखना। धीरे धीरे आपको सारे नाम याद हो जाएंगे, इसके सिवा आपके पास कोई भी पर्याय नहीं। अब सर हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है? तो बेटा उसमें ट्यूबुलर और सेक्युलर खत्म हो गए। अब ग्लैंड्स की और भी कैटेगरी, मतलब आपके एक्सोक्रिनल और एंडोक्रिनल ग्लैंड्स मिला के बोल दो कि ग्लैंड्स की एक और कैटेगरी है कि अगर कोई सेल के अंदर कोई सिक्रीशन बनता है तो सिक्रीशन वहां से बाहर क्या आएगा और कैसे आएगा, तो उसके हिसाब से एक और कैटेगरी बनाएगी। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो सर नाम क्या है सर इनके? होलोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स, एंड मैरोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स, एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड द मैरोक्राइन ग्लैंड्स। चलो वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले ये होलो शब्द का मतलब क्या है बेटा? होल, WHOLE, होल मतलब पूरा। मतलब सर यहां पर अगर कोई सेल में कुछ सिक्रीशन बना है और सिक्रीशन को रिलीज करते समय वो पूरा का पूरा सेल डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा सेल टूट जा रहा है, शेड ऑफ हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन बना देता हूं। सो इट इज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ whole cell membrane while releasing its secretions। मतलब बेटा एक एग्जांपल लीजिए, ये आपका एक सेल है, ठीक है, और इसमें ये कोई सिक्रीशंस बने हुए। अब उसको ये सिक्रीशन इससे बाहर निकालने, रिलीज करना है, लेकिन वो आसानी से बाहर नहीं जा रहे, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ये पूरी टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसका। सर मुझे बताओ, अगर ये सेल मेम्ब्रेन टूट गई तो इसका मतलब ये सेल भी तो टूट गया? यस बेटा, सेल पूरा टूट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा बेटा। मतलब वाइल रिलीजिंग देयर सिक्रीशन सेल का पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब होल सेल गेट डिसइंटीग्रेटेड वाइल रिलीजिंग इट्स सिक्रीशंस, तो दैट इज कॉल्ड एज अ होलोक्राइन ग्लैंड। सर एनी एग्जांपल? यस, अभी अभी बताया सीबेशियस ग्लैंड। सर सीबेशियस ग्लैंड तो आपने वहां भी लिखा था, ऑयल ग्लैंड्स कहां लिखा था बेटा? सिंपल ब्रांच सेक्युलर ग्लैंड में। देखो बेटा, वो सीबेशियस ग्लैंड दिखता कैसा था? तो सिंपल ब्रांच सेक्युलर था, लेकिन उसमें एक और प्रॉपर्टी थी, जब उसके अंदर कोई सिक्रीशन बन रहा था तो निकलते समय वो पूरा सेल टूट जा रहा था बेटा। समझ में आ गई बात? तो कंफ्यूज नहीं करना, सर वहां भी लिखा है यहां भी लिखा है। वहां क्यों लिखा अकॉर्डिंग टू देयर शेप, यहां क्यों लिखा अकॉर्डिंग टू द रिलीज ऑफ देयर सिक्रीशंस। बात समझ में? अब सर अगला एपोक्राइन। अब देखो बेटा इस पे ध्यान दो, एपो मतलब यहां पे सेल का सिर्फ ऊपर का हिस्सा, अपाइकल पोर्शन, इतना ही डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो बन जाएंगी सर आसानी से। सो डिसइंटीग्रेशन
of apical portion of cell membrane while releasing their secretions. ठीक है, मतलब पूरा सेल डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन सेल का थोड़ा हिस्सा तो डैमेज हो रहा है. तो चलिए यहां पे ऐसा लंबा चौड़ा एक कॉलमनार सेल्स बना देते हैं. ये कॉलमनार सेल बन गया, ये उसका न्यूक्लियस है. अब सर उसके अंदर ये सिक्रीशन, अब उसको ये सिक्रीशन बाहर निकालना है. तो ऐसा कहते हैं कि सिर्फ उसका ये जो ऊपर का हिस्सा था सेल मेम्ब्रेन का, वो ही डैमेज होगा और वहां से रिलीज होगा बेटा. ठीक है, तो एनी एग्जांपल? यस, मैमरी ग्लैंड्स. तो जैसे मैंने मैमरी ग्लैंड्स कहां लिखाए थे? कंपाउंड साइकुलर ग्लैंड्स में, इंसानों के मैमरी ग्लैंड्स. तो वो उसका शेप हो गया. लेकिन जब मैमरी ग्लैंड में से मिल्क रिलीज होता है तो उसका जो एक सेल होता है, उसके सेल की ऊपर की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां से रिलीज होता है. यहां पे पूरा सेल मर रहा है, यहां पे सेल डैमेज हो रहा है, मर नहीं रहा है, उसका एक हिस्सा डैमेज हो रहा है. तो ये हो गया एपोक्राइन. सर अब ये मैरोक्राइन का मतलब क्या होता है? मैरो का मतलब होता है कि होल सेल इज इंटैक्ट, कुछ डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ. यहां पे होल सेल डिस्ट्रॉय, ओनली अ पार्ट ऑफ सेल डिस्ट्रॉय, और यहां पे होल सेल रिमेन इंटैक्ट. तो लिख देंगे होल सेल इज इंटैक्ट while releasing their secretions. मतलब थोड़ा भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ. सर ये पॉसिबल कैसे हो गया? और ये तो बहुत अच्छी बात थी, पूरा का पूरा सेल इंटैक्ट है. बेटा देख, ये आपका सेल है और ये उसके अंदर सिक्रीशंस. ठीक है, अब इन्होंने सिक्रीशंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाला विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट. और कैसे निकाला? सिंपल डिफ्यूजन. इसको बोलते हैं बाहर निकाला ना, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, और मैकेनिज्म था सिंपल डिफ्यूजन. समझ रहे हो बात? तो सर इन लोगों के पास ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा शायद से यहां पे सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म नहीं एप्लीकेबल हो रहा था, इसलिए वो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ा हमको. यहां पे हो गया करके कर ली. सर एनी एग्जांपल ऑफ दिस? सर इसमें हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल हमारा पैनक्रियास. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बेटा? तो ये हो गए होलोक्राइन, एपोक्राइन, मैरोक्राइन. तो यहां पर हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम बहुत डिटेल में पढ़ लिया बेटा, सारी कैटेगरीज खत्म कर दी बेटा. और ये सब कैटेगरीज में मैंने जितने एग्जांपल्स लिखा है वो सारे एग्जांपल्स आपके एमसीक्यू है, ये आपको याद रखना है. अब सर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिर्फ एक ही कैटेगरी हमारी बची हुई है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. तो वो भी एक छोटा सा आर्टिकल है, तुरंत ही हम उसको निपटा देंगे. ओके, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. बेटा सबसे पहले नाम पे फोकस करो. स्यूडो का मतलब क्या होता है बेटा? फॉल्स. और ये जो स्ट्रैटिफाइड है, ये शब्द कुछ याद आ रहा है बेटा? स्ट्रैटिफाइड मैंने कंपाउंड एपिथेलियम का नाम दिया था, और कंपाउंड एपिथेलियम मतलब क्या होता है? मल्टीलेयर. और मैं अभी इसे पढ़ा रहा हूं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में. सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर. तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब था मल्टीलेयर, मतलब एक से ज्यादा लेयर, दो हो सकते, दो से ज्यादा तीन हो सकते. सर मल्टी लेयर्ड कंडीशन थी. सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों. एक्चुअली पहले क्या था बेटा? ये एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में था, मतलब मल्टी लेयर कैटेगरी में था. लेकिन बाद में जब इसको बहुत ध्यान से स्टडी किया गया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो पता चला ये मल्टी लेयर नहीं है, ये सिंगल लेयर ही है. तो उसको उठा के यहां लेकर आ गए, और बस उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? स्यूडो. कि बेटा गलती से, मतलब फॉल्सली वो वहां पे चला गया था, अब लेकिन इसको दोबारा लाए. मतलब सर ऐसा क्या हुआ है कि है सिंगल लेयर लेकिन दिखता है डबल लेयर? यही तो हमको सीखना है बेटा. अब मैं इसको बता दूं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सारे कॉलमनार सेल्स है. अब कॉलमनार सेल्स में कुछ ऐसी अरेंजमेंट हुई कि वो डबल लेयर दिखना शुरू हो गए थे. चलिए यहां पे एक डायग्राम बनाते. अब डायग्राम पे फोकस करना बेटा, क्योंकि तभी आपको समझेंगे कि मल्टी लेयर किस तरह से दिख रहा था. तो ये हो गई अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन. कॉलमनार सेल्स तो हमने पहले भी पढ़ा है बेटा, ये ऐसे लंबे चौड़े सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स. ठीक है, सो ये हो गए आपके कॉलमनार सेल्स. अब सर इनके अंदर इनका न्यूक्लियस में रख देता हूं. सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा न्यूक्लियस ऊपर की तरफ बना रहे हो? करेक्ट बेटा, यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है,
लेट्स सी। और सर आपने डायग्राम में एक चीज ध्यान दी बनते समय, जब मैं ये लंबे लंबे सेल्स बना रहा था तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में थोड़ा गैप रह रहा था, तो देयर इज अ इंटरसेलुलर स्पेस, और वो स्पेस को अब हम भरेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ अनदर सेल। मतलब ये दो लंबे लंबे सेल्स, टॉल पिलर लाइक सेल्स, इनके बीच में एक और सेल था सर। मतलब इनके बीच की जो जगह थी वहां पे स्मॉल सेल्स, मतलब ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं दीज आर द टॉल सेल्स, और जो मैं अभी ब्लैक कलर में बना रहा हूं दीज आर द स्मॉल सेल्स, लाइक दिस। ठीक है, तो बना लेते फटाफट। डायग्राम में फोकस करो बच्चों, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ है। ये समझा तो थ्योरी तो कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है बस। तो ये सेल्स बन गए। अब बेटा इनके जो न्यूक्लियस थे वो थोड़े नीचे की तरफ थे, तो यहां बना लेता हूं, दिस इज अ न्यूक्लियस। राइट? तो वी हैव अ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, one is long cell and another one is short cell। ठीक है, अब पूरा खेल उनकी न्यूक्लियस की पोजीशन का है बेटा। अभी मैंने डायग्राम आपके सामने बताया, इसलिए आपको क्या लग रहा है सर कि यहां पे अल्टरनेट लॉन्ग शॉर्ट सेल अरेंज है। लेकिन जब आप न्यूक्लियस को देखते हो बेटा, सी दिस, कुछ न्यूक्लियस नीचे कुछ न्यूक्लियस ऊपर है, तो इससे हमेशा देखो मैंने ऐसा हाथ रखा है, मिस्टेकनली क्या लगता है कि नीचे एक लेयर है और ऊपर एक लेयर है, क्योंकि ऊपर कुछ न्यूक्लियस गए और नीचे कुछ न्यूक्लियस है, तो ऐसा लगता था कि दिस इज वन लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर। तो जब अगर 2 लेयर हो जाते थे तो हम उसको नाम क्या दे देते थे? कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मल्टी लेयर बोलते थे। लेकिन सर ये 2 लेयर्स नहीं थे, ये एक के बाजू एक बड़े छोटे सेल्स थे जिनके न्यूक्लियस ऊपर नीचे थे, उसके वजह से। नहीं तो आप ये सबको खुला खुला करो, सब एक ही लाइन में तो है सर, सिंगल लेयर है। तो आपको बात समझ में आई? तो पहले साइंटिस्ट लोगों से यही गलती हुई थी कि न्यूक्लियस ऊपर नीचे होने से इनको मल्टी लेयर लगा था। बाद में जब माइक्रोस्कोप के नीचे और क्लैरिटी के साथ देखा गया तो पता चला सिंगल लेयर है, तो उठा के यहां ला लिए। तो सर मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके कंपाउंड एपिथेलियम का ही से ही मॉडिफाई करके सॉरी कॉलमनर एपिथेलियम से ही मॉडिफाई करके बना है। अब सर इसमें 2 पार्ट है, एक है सर आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, और ये उसका डायग्राम आपके सामने, कॉलमनर सेल्स है ना बेटा, राइट? और बड़े छोटे करके फॉल्सली ऐसा हो रहा है। और एक दूसरा हिस्सा है बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब सर सबसे पहले ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, तो ये डायग्राम आपके सामने। तो बॉडी में ये लोग कहां प्रेजेंट है, मतलब लोकेशन। तो बेटा अपन लोग 2 जगह लिख सकते हैं, एक आपका डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे आपको याद आ रहा है स्टेनसन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, डक्ट ऑफ रिविनस, और एक है मेल यूरेथ्रा। बेटा यूरेथ्रा वो पाइपलाइन होती है जिससे यूरिन बाहर आती है, ये आपने शायद से 10th क्लास में यूरिनरी सिस्टम में थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अपने को 11th क्लास में तो है। मेल यूरेथ्रा वो पाइपलाइन है जिससे यूरिन बाहर आती है हमारी, ठीक है। अब सर अगला नाम देखिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। अब मुझे बताइए मुझे पूरे डायग्राम में करना क्या है? सर बस इसके ऊपर सीलिया लगा दो। सर शॉर्ट सेल पे लगाओ कि लॉन्ग सेल पे लगाओ? बेटा लॉन्ग सेल का ही फ्री सरफेस दिख रहा है, शॉर्ट सेल पे तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहां पे क्या बना रहा हूं मैं? बेसल ग्रैन्यूल्स। तो बस अब इसके ऊपर सीलिया लगा देता हूं और ये मेरा बन गया अगला टाइप स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और सर ये नाम देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तो भी ये पहले भी पढ़ा हुआ है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा है बेटा इन द ब्रीदिंग चैप्टर। सो वेयर इट इज प्रेजेंट, लोकेशन ट्रकिया बेटा, ट्रकिया, और ट्रकिया से निकलने वाली प्राइमरी ब्रोंका जिसे हम लोग बोलते हैं लार्ज ब्रोंका है। तो आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने सीलेटेड एपिथेलियम पढ़ाया है, और उस सीलेटेड एपिथेलियम में मैंने क्या लिखा था? फैलोपियन ट्यूब्स एंड ब्रोंक्यूल्स, राइट? क्योंकि वो सिंपल सीलेटेड था। यहां पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड है। तो ट्रकिया और लार्ज ब्रोंका में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड,
ट्रकिया, ब्रोंकाई, फिर उसके नीचे क्या है, ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स में भी सीलिया है, लेकिन कौन सा, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्लियर है कंसेप्ट? तो ये हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, बहुत आसान है, कोई गड़बड़ नहीं। अब बेटा यहां पर हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सारी कैटेगरीज। क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करो। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड द लास्ट वन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। 6 टाइप्स पढ़े। इतना एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, हमने पढ़ा है। मतलब अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपकी नीट एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगी। अभी भी एपिथेलियल टिश्यू खत्म नहीं हुआ, अब इसमें दूसरी कैटेगरी हमारी बची गया, कंपाउंड एपिथेलियम। तो बेटा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप रिवाइज कीजिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।